हेलो। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बेटा। चलिए, ठीक है, चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं अपने विषय को। और बड़ा ठीक है, कठिन विषय है हमारा, लेकिन हमने इसको आसान बना दिया। चलो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास को आओ सब लोग। आर्टिकल 51 क्लॉज ए, ठीक है, जिसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, वो तो आपको बहुत अच्छे से याद होंगे ना सभी को। आर्टिकल 51 क्लॉज ए जिसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो वहां तक 11 मौलिक कर्तव्यों को तक तो आपको बेटा सारी चीजें बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी। ठीक है, बढ़िया तरीके से अब तक याद हो गई होंगी, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अच्छा, हमने स्टार्ट किया मेरे प्यारे बच्चे संघ। ठीक है, और संघ जो है मतलब संघ मीन्स सर, ठीक है, इंग्लिश में अगर हम बोले तो यूनियन। ठीक है, द यूनियन, संघ। ठीक है बच्चे, संघ, द यूनियन, यूनियन। ठीक है, यूनियन का जो उल्लेख है वह हमारे संविधान के भाग 5 में है, पार्ट 5 में है, और आर्टिकल 52 से 151 तक है ना, 52 से 151 तक है। अच्छा, भाग 5 के कितने चैप्टर्स हैं? तो सर भाग 5 के 5 चैप्टर्स है ना भैया। भाग 5 में कितने चैप्टर्स हैं सर? भाग 5 में 5 ही चैप्टर्स है। सबसे पहला जो चैप्टर है भाग 5 का, इसको सीधा ड्रॉ करते हैं ना बेटा, इसको सीधा ड्रॉ करते हैं। मैं क्या करवा रहा हूं, मैं एक बार आपका रिकॉल रिवीजन करवा रहा हूं, है ना। सीधी है बिल्कुल, सही है। ठीक है, चलो, तो इसमें ना भैया 5 चैप्टर है। तो इसका जो सबसे पहला चैप्टर है वह है कार्यपालिका। ठीक है, मेरी बात समझना। सबसे पहला चैप्टर कौन सा है सर? एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। इंग्लिश में बोलता जाऊंगा, हिंदी में लिखता जाऊंगा। ठीक है, इंग्लिश में बोलता जाऊंगा, हिंदी में लिखता जाऊंगा। सबसे पहला चैप्टर कार्यपालिका है। दूसरा चैप्टर जो है वह लेजिस्लेचर है, विधायिका है। दूसरा चैप्टर लेजिस्लेचर है, विधायिका है। जो तीसरा चैप्टर है भैया, तीसरा चैप्टर है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां तीसरा चैप्टर है। बहुत अच्छी बात है, तीसरा हो गया। ठीक है, चौथी जो चैप्टर है आपका वह है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और जो अगला चैप्टर है वो है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी। टोटल 5 चैप्टर हो गए, आपके सामने है भैया। 5 के 5 चैप्टर मैंने आपके सामने आपको बता दिए। ठीक है, अच्छा, अब कहानी में ट्विस्ट है। जो सबसे पहले वाला चैप्टर है कार्यपालिका, ये कार्यपालिका जो पहला चैप्टर है बेसिकली, ठीक है, इसके भी बेसिकली क्या है बेटा, पार्ट्स है। तो ये कार्यपालिका जो है ये भी, ठीक है, और सारे बहुत सारे चैप्टर से मिलकर बना है। तो कार्यपालिका जो बना है, कार्यपालिका को बनाने में भी भैया जी, ठीक है, कार्यपालिका की भी, ठीक है, अपने क्या है, अंग है। कार्यपालिका का भी अपना विस्तार है। मतलब कार्यपालिका को हमने डिवाइड किया सबसे पहले राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति में। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति में हमने कार्यपालिका को डिवाइड कर दिया। ठीक है भैया, उपराष्ट्रपति सबसे पहले। दूसरा है इसमें मंत्रिपरिषद। ठीक है भैया, तीसरा है इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। ठीक है भैया, और चौथा है इसमें कंडक्ट ऑफ ड्यूटीज, कार्य संचालन। कंडक्ट ऑफ ड्यूटीज, कार्य संचालन। ठीक है, अब देखो आप सबसे पहले, ठीक है, आर्टिकल, ठीक है, 52 से लेके 151 तक में पूरा यूनियन है। तो पूरा यूनियन आर्टिकल 52 से 151 तक में है। अब जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका 52 से 78 तक है। बोलो हाँ,
मैंने बताई थी, और ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है, हर एक भाग ऐसे ही याद रखना है जैसे मैं समझा रहा हूं। 52 से 78 तक कार्यपालिका है, ठीक है। फिर ये जो विधायिका है लेजिस्लेचर 79 से 122 तक है लेजिस्लेचर। फिर राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है आर्टिकल 123 में है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। फिर सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 124 से, ठीक है, 147 तक में है सुप्रीम कोर्ट। फिर सीएजी है आर्टिकल 148 से 151 तक में है सीएजी, ठीक है जी, क्लियर है। 52 से लेके 151 तक हो गया। अच्छा, अब ये जो कार्यपालिका का भी अपना विस्तार है, कार्यपालिका के भी अपना, ठीक है, खंड है, उसमें राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, तो ये 52 से लेके और कहां तक है 73 तक है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है वह आर्टिकल 74 से 75 में है। जो महान्यायवादी है वो आर्टिकल 76 में है, और जो कंडक्ट ऑफ ड्यूटीज है वह आर्टिकल 77 से 78 तक में है, ठीक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। समझ में आ गया बेटे सभी को? चलिए 1 सेकंड देंगे मुझे। चलो, तो बेटे ये बात समझ में आ गई, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी किसी भी तरीके का, है ना भैया। तो ये बात मैंने आपको बता दी पूरा, मतलब ठीक है, कार्यपालिका मैंने आपको समझा दी। अब जब कार्यपालिका समझा दी तो अभी तक अगर हम बात करें तो हम आर्टिकल 52 देख चुके हैं। एक बार जो जो आर्टिकल हम देख चुके हैं, ठीक है, उन आर्टिकल का जो विषय वस्तु है, ठीक है, उनका जो कॉन्सेप्ट है, एक बार हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि जैसे हमने आर्टिकल 1 से 51 तक याद किए, वैसे ही हम 52 से लेके 151 तक एक एक आर्टिकल याद कर सके, ठीक है। चलिए, अफसाना, ठीक है ना, ये अफसाना जी कह रही है सर जी आप दूसरी पीडीएफ क्यों नहीं डाल रहे हो? अफसाना बना के भूल न जाना, दीवाना बना के भूल न जाना। बेटा मैंने तुम्हें बताया था कि अभी 2-3 दिन वो बच्ची अपनी लेखपाल की डीवी कराने गई है, जो आपके नोट्स बनाती है बहुत सुंदर से राइटिंग में, ठीक है, आज से आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है जी, समझ में आया? अब आर्टिकल 52 है। आर्टिकल 52 में बोला है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। फटाफट से एक बार जो जो आर्टिकल पढ़ लिए उनको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 52 में। और आर्टिकल 53 में बोला है क्या भैया कि कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा, है ना जी, यही है ना 53 में। तो 53 में है कि भाई कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, निहित होंगी जिनका प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा, जिनका प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा, या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा, या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा, ठीक है, आर्टिकल 53। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में है भैया राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज, कि कौन कौन राष्ट्रपति को वोट कर सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल भैया आर्टिकल 54 में है, यहां तक क्लियर कर लिया। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आर्टिकल 54 में है। राष्ट्रपति को कौन कौन वोट डाल सकता है मेरे प्यारे बच्चे? चलिए, ठीक है, राष्ट्रपति को कौन कौन वोट कर सकता है? तो राष्ट्रपति को इलेक्टेड मेंबर्स वोट कर सकते हैं, निर्वाचित सदस्य वोट कर सकते हैं राष्ट्रपति को, लोकसभा का, राज्यसभा का, राज्यों की विधानसभा का। मनोनीत सदस्य वोट नहीं कर सकते, और जो विधान परिषद है, विधान परिषद के सदस्य भी वोट नहीं कर सकते राष्ट्रपति को। ठीक है जी, आर्टिकल 54 ये हो गया, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं। अब 54 के बाद फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 55 भी देख लिया था हमने,
और 55 में था राष्ट्रपति का इलेक्शन मेथड, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन पद्धति। ठीक है बेटा, कैसे निर्वाचन होगा राष्ट्रपति का? तो सर सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से होगा, ठीक है, एकल संक्रमणी मत पद्धति से होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा, वो भी देख लिया, अप्रत्यक्ष मतदान होगा, गुप्त रीति वो देख ली, सारी चीजें देख ली। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है, सर ये भी हमको याद हो गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल है, आर्टिकल 56 में कार्यकाल है, सर ये भी याद हो गया। इसके बाद आर्टिकल 57 है, ठीक है, इसमें है 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का, ठीक है, पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन, ठीक है, ये भी हो गया। आर्टिकल 58 में है राष्ट्रपति की योग्यताएं, योग्यताएं, ठीक है बेटा। आर्टिकल 59 में है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, शर्तें। और आर्टिकल 60 में है राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा। बेटा 60 तक सबको याद हुआ? एक बार बताइए। आर्टिकल 60 तक सबको याद हो गया? आर्टिकल 60 तक सबको याद हो गया? एक बार मुझे बताइएगा। ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। ठीक है, मुझे बताओ, जब तक मैं एक और टास्क कंप्लीट करने में लगा हुआ हूं, आप मुझे बता दो। चलिए, चलो बोलो, क्लियर है बेटा? उषा यादव, चलो बेटा, डांस फॉर्म्स की बात मत किया करो। उषा जी बोल रही है सर आप सर्वगुण संपन्न है, पढ़ाते भी अच्छा है, गाते भी अच्छा है, डांस भी अच्छा करते हैं। एक कह रहे हैं सर जी आप पढ़ाते ही नहीं, घोलकर भी पिलाते हैं। चलिए, तो मतलब बहुत सारी तारीफें हैं, अच्छी खासी तारीफें हैं, ठीक है, लेकिन तारीफों के इतर ये भी आपको याद करना है, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि तुम मेरी तारीफ करके बच निकलोगे, ये तुम्हारा ही काम है, तुमको एक एक आर्टिकल याद होना चाहिए। अभी तक आर्टिकल 52 से लेके 60 तक आपको याद हो गया होगा, ठीक है, 52 से 60 तक याद हो गया होगा, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक नहीं है। एक बच्चा कह रहा है सर इसकी कोई ट्रिक है, बेटा कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। बार बार आप रिकॉल करो, रिवीजन करो, याद हो जाएगा आपको भी, ठीक है। जब मुझको याद हो सकता है तो भैया मुझ जैसे व्यक्ति को याद हो सकता है, तो आप तो कहीं मुझसे ज्यादा होशियार है सर, आपको तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आइए अब हम चलते हैं मोस्ट अवेटेड आर्टिकल जो आज हमें पढ़ाना है, जो आज हमें पढ़ना है, और वो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 61। आर्टिकल 61, ठीक है। तो फटाफट से आओ भैया आर्टिकल 61 पे, आर्टिकल 61 पे आके आर्टिकल 61 को, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो। चलो ठीक है, इसको समझो बेटा, आर्टिकल 61 को बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या है आर्टिकल 61? आर्टिकल 61 जो है, आर्टिकल 61 राष्ट्रपति साहब को उनके कार्यकाल से पहले ही उनको पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख करता है, मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। अब मैं बहुत अच्छे से आपको बहुत सारी चीजें बताने जा रहा हूं। तो आर्टिकल 61 जो है वह राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में चर्चा करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में चर्चा करता है, ठीक है, आर्टिकल 61।
ठीक है, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब ये महाभियोग क्या है? ठीक है, महाभियोग का मतलब है कि राष्ट्रपति जी को, ठीक है, उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले ही, ठीक है, उनके पद से हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है सर, महाभियोग क्या है? ठीक है, मैंने पूछा महाभियोग क्या है, तो महाभियोग राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल खत्म होने से पहले ही उसके पद से हटाने की प्रक्रिया है। मैं लिख दूं महाभियोग क्या है? राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल खत्म होने से पहले ही पद से हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो साहब राष्ट्रपति साहब के कार्यकाल खत्म होने से ही पहले ही उनको पद से हटाने की प्रक्रिया। और ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, ये हमने कहां से ली है भैया? तो ये भी हमको पता होना चाहिए कि सर ये हमने अमेरिका के संविधान से ली है। कहां से ली है बाबू? तो साहब ये हमने ली है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। ठीक है, तो जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमने कहां से लिया है? सर अमेरिका के संविधान से लिया है। ये बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, अब इसके बाद क्या महाभियोग की प्रक्रिया से हम किसी और भी दूसरे व्यक्ति को जो कि किसी संवैधानिक पद पर है उसके पद से हटा सकते हैं? नहीं, केवल व केवल महाभियोग की प्रक्रिया से हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। हम महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाते हैं, लेकिन वो महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। ठीक है, ध्यान रखना वो महाभियोग नहीं है। अब कई सारी किताबें गलत कर जाती हैं, ठीक है, इसको, जबकि उनको नहीं करना चाहिए। तो महाभियोग की प्रक्रिया से केवल व केवल, देखिए भारतीय संविधान में केवल एक ही व्यक्ति को उसके पद से कार्यकाल खत्म होने से पहले हटाया जा सकता है, वो है हमारे राष्ट्रपति। और ये प्रक्रिया हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। हम महाभियोग जैसी प्रक्रिया से जरूर हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को हटाते हैं। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को हटाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है, आपका जो राज्य निर्वाचन आयोग होते हैं उनका जो निर्वाचन आयुक्त है, और साथ ही साथ सीएजी को भी बिल्कुल हम इसी प्रक्रिया से हटाते हैं, जैसे कि हम सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति की जो हटाने की प्रक्रिया है वही महाभियोग है। ये बात आप अपने कान में अच्छे से बिठा लें, ठीक है, ध्यान रखना, और मस्तिष्क में सेव कर लें। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, सबसे पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जा सकता है? मतलब सर महाभियोग लगाए जाने का आधार क्या है? आधार क्या है? हम राष्ट्रपति महोदय पर, ठीक है, किस स्थिति में, किस आधार पर महाभियोग लगाकर उनको उनके पद से हटा सकते हैं? तो आधार है बेटा कि जब वे संविधान का अतिक्रमण कर रहे हो। ठीक है ना, आधार क्या है? संविधान का अतिक्रमण। तो संविधान के अतिक्रमण की अवस्था में, संविधान के अतिक्रमण की स्थिति में उनको उनके पद से हटाया जा सकता है कार्यकाल खत्म होने से पहले ही। मेरे प्यारे बच्चे, बात समझ में आ रही है? ये बात क्लियर है? चलिए, अब पूरी प्रक्रिया क्या है तो वो प्रक्रिया हम समझते हैं। तो अगर जैसे मान के चलिए राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है, तो अगर हमें राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो सबसे पहले पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाना होगा। ठीक है ना, एक रेजोल्यूशन लाना होगा, एक प्रस्ताव लाना होगा उनको उनके पद से हटाने के लिए। और इस प्रस्ताव को हम संकल्प प्रस्ताव कहेंगे। तो उनको उनके पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाना होगा, इसको संकल्प प्रस्ताव कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? संकल्प प्रस्ताव कहेंगे। अब इस प्रस्ताव की सूचना हमें राष्ट्रपति महोदय को 14 दिन पहले देनी होगी। 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी होती है, सूचना देनी होती है। सूचना देनी होती है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है बहुत अच्छे से? उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत क्लियर हो गई होगी बेटा, कि बस इतनी सी बात है कि एक प्रस्ताव लाना होगा उनको उनके पद से हटाने के लिए। इस प्रस्ताव को संकल्प प्रस्ताव कहेंगे। इसकी सूचना, ठीक है ना, इसकी सूचना हमें भैया जी कितने दिन पहले? इसकी सूचना
14 दिन पहले देनी होती है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। इसकी सूचना कितने 14 दिन पहले देनी होती है। अभी जो प्रस्ताव है, ठीक है, जो संकल्प प्रस्ताव है, यह संकल्प प्रस्ताव भैया लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में सबसे पहले लाया जा सकता है। अगर मैंने ऑब्लिक लिखा तो इसका मतलब है दोनों में से किसी भी सदन में सबसे पहले लाया जा सकता है। अगर मैं किसी भी चीज को ऑब्लिक करके लिख रहा हूं, तो अगर मैंने ऑब्लिक करके लिखा है ना लोकसभा ऑब्लिक राज्यसभा, तो इसका मतलब क्या है कि भाई दोनों में से किसी भी सदन में सबसे पहले लाया जा सकता है। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है सर कि दोनों में से किसी भी सदन में सबसे पहले लाया जा सकता है। दोनों में से किसी भी सदन में सबसे पहले लाया जा सकता है। सबसे पहले लाया जा सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है बेटा। तो आप इसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में सबसे पहले लेकर आ सकते हैं उस संकल्प प्रस्ताव को। लेकिन उस संकल्प प्रस्ताव को लाने के लिए बेटा एक शर्त है, वो जिस भी सदन में लाया जाएगा, पहले सपोज दैट केवल लोकसभा में सबसे पहले लाया गया, तो उसकी कुल सदस्य संख्या के, लोकसभा के टोटल मेंबर्स के, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/4 से, बेटा कितने से 1/4 से, तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/4 से 1/4 से, ठीक है, 1/4 से उसको पारित होना होगा। ठीक है जी, बोलो क्लियर है ये बात, यहां तक कोई शुद्ध नहीं। तो वो दोनों में से किसी भी सदन में सबसे पहले लाया जा सकता है। ठीक, अगर मान के चलिए लोकसभा में सबसे पहले लाया गया तो लोकसभा के, देखिए 1/4 कुल सदस्य संख्या का, या फिर अगर मान के चलिए नंबर 1 वह राज्यसभा में सबसे पहले लाया गया, मैंने यहाँ पे ऑब्लिक कर दिया ऑब्लिक, या फिर वह राज्यसभा में सबसे पहले लाया गया, तो सेम प्रोसेस होगा राज्यसभा के भी कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों से उसको पारित होना होगा। संख्या के, देखिए 1/4 से बेटा उसको पारित होगा। बात समझ में आ रही है। तो वो किसी भी सदन में सबसे पहले लाया जाए, चाहे वो लोकसभा में लाया जाए चाहे वो राज्यसभा में लाया जाए, तो बेटा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 से उसको पारित होना होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो एक सदन प्रस्ताव लेकर आया। अब बेटा जो सदन प्रस्ताव लेकर आया, तो इसका मतलब है कि उसने आरोप लगाया है। भाई जिस सदन में सबसे पहले प्रस्ताव आया है, तो इसका सिंपल सा मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है कि भैया जी उस सदन ने क्या है, उस सदन ने आरोप लगाया है। अगर उस सदन ने, किसी एक सदन ने आरोप लगाया है, तो बेटा दूसरा सदन जो होगा उसका काम ये होगा कि वो उस आरोप की जांच करेगा कि वास्तव में क्या राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है अथवा नहीं, या फिर खामखा हवाबाजी है ना, क्या वास्तव में राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया। अगर उसने संविधान का अतिक्रमण किया है वास्तव में, ठीक है, और तभी लोकसभा के सदस्य, ठीक है, उसके विरुद्ध ये प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, संकल्प प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं उसको उसके, ठीक है ना, पद से हटाने के लिए। अगर ऐसा है, ठीक है, तो दूसरा जो सदन है वो बेसिकली अपने आरोपों में सच्चाई पाएगा कि हकीकत बात है। लेकिन हो सकता है कि मान के चलिए कि बेटा लोकसभा के जो सदस्य हैं, ठीक है, वो किसी बात को लेकर राष्ट्रपति से चिढ़ गए हो और उन्होंने सोच लिया हो कि तुम्हें पद से हटाने की जो पूरी पावर है वो हम सदनों को प्राप्त है, लोकसभा और राज्यसभा को, और तुमको देख लेंगे, हे राष्ट्रपति हम तुमको देख लेंगे। और वो लोकसभा के सदस्यों ने बेटा मिलकर क्या किया, वो एक प्रस्ताव ले आए हो, संकल्प प्रस्ताव, वही राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए। ठीक है, और जब वो बेटा वहां से लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/4 से पारित हो जाने के बाद दूसरा सदन में जाएगा, ठीक है, अब यहां से पारित हो जाने के बाद दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन भी कोई भी हो सकता है, जो दूसरा सदन है दूसरा सदन भी कोई भी हो सकता है। अगर लोकसभा में सबसे पहले आया है तो दूसरा सदन लोकसभा हो सकता है, और राज्यसभा में अगर ये लाया गया है तो दूसरा सदन बेटा लोकसभा हो सकता है। लोकसभा में लाया गया है तो दूसरा सदन राज्यसभा हो सकता है। तो दूसरा सदन का काम ये है कि बेटा वो लगे गए आरोपों में, जो आरोप लगे हैं, ठीक है, उन आरोपों की जांच करेगा। और अगर वह भी आरोपों की जांच में अगर, ठीक है, ये पाता है कि वास्तव में आरोप गलत है, तो वैसे खारिज कर देगा कि नहीं, ठीक है, उसने संविधान का अतिक्रमण नहीं किया। लेकिन अगर वह आरोप में सच्चाई पाता है तो वो उसको फर्दर प्रोसेस कर देगा कि नहीं, ठीक है, सच्चाई है, वास्तव में राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, इसको इसके पद से हटाना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा सदन
राष्ट्रपति पर लगे आरोप की जांच करता है। राष्ट्रपति पर लगे आरोप की जांच करता है। आरोप की जांच करता है। जांच करता है, बड़ा सिंपल है बेटा। ठीक है भैया। तो कोई एक सदन आरोप लगाता है संकल्प प्रस्ताव के द्वारा, और दूसरा सदन मेरे प्यारे बच्चे क्या करेगा? दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगे हुए आरोपों की जांच करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? अच्छा, अब दूसरे सदन ने अगर आरोपों में सच्चाई पाई, अगर दूसरे सदन को लगा कि आरोप सच्चे हैं, ठीक है, आरोप में सच्चाई है, वास्तव में उस आदमी ने संविधान का अतिक्रमण किया है, तो अब यहां से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब यहां से बेटा ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो यहां से शुरू होगी। इस पॉइंट से होगी। अभी तक तो हवाई बात चल रही थी। ठीक है, देखो, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाना होता है, संकल्प प्रस्ताव कहेंगे उसको। उसकी सूचना उसको 14 दिन पहले देनी होती है। अब जिस भी तारीख को ला रहे हो 14 दिन पहले उसको सूचना दे दो। ठीक है, 14 तारीख को आप ला रहे हो तो 1 तारीख को ही सूचना दे दो, 15 तारीख को ला रहे हो तो 2 तारीख तक सूचना दे दो, 16 तारीख को ला रहे हो तो 3 तारीख तक सूचना दे दो उसको। तो भैया 14 दिन पहले, मतलब 2 सप्ताह पहले उसको कम से कम नहीं तो सूचित कर दो, उसको भी तो पता चल जाए, वो भी तो बेचारा अपना माइंड मेकअप कर ले। ठीक है, ऐसा नहीं कि पता पड़ा कि एकदम से उसको उसके पद से हटाने की प्रक्रिया अपने लोकसभा में स्टार्ट करवा दी, बेचारा डिप्रेशन में आ गया। ठीक है ना, सुबह शाम बस वही कर रहा है, 4 बोतल बोध का काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई है ना टोके ना किसी ने रोका, तो मतलब डिप्रेशन में आ जाएगा बेचारा। और दूसरा, ठीक है, उसके पद की गरिमा का सवाल है, उसके पद की गरिमा का सवाल है। इतना गरिमामय पद है, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट है, देश का पहला नागरिक है, तो कम से कम यार बता तो दो यार उसको उसके पद से हटा रहे हो बेचारे को, यार सूचित तो कर दो भाई, इतना तो बनता है ना यार, बता तो दो। तो बस वही है। ठीक है, तो भैया जी उसे 14 दिन पहले उसकी सूचना दे दी जाएगी। तो सबसे पहले जो प्रस्ताव आएगा संकल्प प्रस्ताव, वो बड़ा सिंपल है। संकल्प प्रस्ताव में यह है कि जिस भी सदन में सबसे पहले संकल्प प्रस्ताव आता है उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 से उसको पारित होना है। फिर दूसरे सदन में चला जाएगा, पारित हो जाने के बाद दूसरा सदन, ठीक है, जो आरोप उस पर लगे हैं उनकी जांच करेगा। दूसरा सदन भी आरोप में सच्चाई पाएगा तो वो भी यही करेगा बेटा, अभी 1/4 से वो भी भैया जी इसको क्या कर देगा? पारित कर देगा। तो मतलब संकल्प प्रस्ताव जो है वह दोनों सदनों के द्वारा पारित हो गया। अब जब संकल्प प्रस्ताव दोनों सदनों के द्वारा पारित हो गया तो संकल्प प्रस्ताव के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाने के बाद, ठीक है, अब चलेगी महाभियोग की प्रक्रिया। अब आएगी बेटा महाभियोग की प्रक्रिया। तो महाभियोग की प्रक्रिया का मतलब यह होता है कि बेटा जिस भी सदन में सबसे पहले प्रस्ताव लाया गया था, यह समझना है कि भैया जी जिस भी सदन में सबसे पहले प्रस्ताव लाया गया था, सबसे पहले प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है, सदन जो भी था, जिस भी सदन में सबसे पहले प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया भी उसी सदन से शुरू होगी। महाभियोग की प्रक्रिया भी बेटा उसी सदन से शुरू होगी। ठीक है, उसी सदन से प्रारंभ होगी। अब महाभियोग की प्रक्रिया में क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा। जैसे मान के चलिए सपोज दैट लोकसभा में सबसे पहले लाया गया, तो ये लोकसभा के टोटल मेंबर्स का, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के, इधर हो जाता हूं बेटा, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के पहले ये 2/3 से पारित होगा। ठीक है, तो पहले ये लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 2/3 से पारित होगा, क्योंकि प्रस्ताव ही सबसे पहले लोकसभा में लाया गया था। तो ये प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया तो ऑब्वियस सी बात है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 2/3 से पारित होगा। अब जब लोकसभा से पारित हो गया तो लोकसभा से पारित हो जाने के बाद अब ये राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, सेम राज्यसभा के केस में भी यही होगा। क्या भैया जी कि राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या के 2/3 से पारित होना होगा। संख्या के 2/3 से इसको पारित होना होगा। ठीक है, और जैसे ही मेरे प्यारे बच्चे राज्यसभा से पारित हो जाएगा, जिस भी दिन राष्ट्रसभा से पारित हो जाएगा, राष्ट्रपति अपना पद खाली कर देगा, कोई हटाएगा नहीं, फिर भी बेटा उसको हेड ऑफ स्टेट है भाई, खाली कर देगा। ठीक है, कोई हटाएगा नहीं। अरे किसकी मजाल जो छेड़े दलेर को,
बच्चे राष्ट्रपति के केस में क्या है, राष्ट्रपति के केस में देखिए एक बहुत जबरदस्त बात है, और वो ये है कि जब दोनों सदनों से महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाता है ना, दोनों ही सदनों से, तो राष्ट्रपति स्वयं अपने पद से हट जाता है। देखिए उसके बावजूद भी, मतलब दोनों सदनों से महाभियोग पास हो चुका है, उनकी कुल सदस्य संख्या के 2/3 से, इसको हम तृतीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत कहते हैं, लेकिन फिर भी कोई राष्ट्रपति को उसके पद से हटाएगा नहीं, वो खुद छोड़ देगा अपने पद को। तो यहां पर एक शेर याद आता है कि किसकी मजाल जो छेड़े दलेर को, अरे गर्दिश में तो घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। कभी किसी प्रेसिडेंट पर महाभियोग, लेकिन ना तो प्रस्ताव लाया गया ना ही प्रक्रिया चली, अभी तक किसी पर भी नहीं, ना तो बेटा प्रस्ताव लाया गया है किसी के अगेंस्ट और ना ही प्रक्रिया चली है किसी के अगेंस्ट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए ठीक है जी, बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है भैया, चलिए राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा, राष्ट्रपति अपना पद खाली कर दे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं और आर्टिकल 62 पे आते हैं। 62, आर्टिकल 62 क्या है? ठीक है, बड़ा प्यारा आर्टिकल है बेटा 62। जैसे मान के चलिए कि मैं राष्ट्रपति हूं और मेरा कार्यकाल खत्म होने वाला है। भाई मैं राष्ट्रपति हूं, अरे मान लो यार, क्या जा रहा है मानने में, मान लिया कि मैं राष्ट्रपति हूं, मेरा कार्यकाल खत्म होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पहले वेट किया जाएगा कि भाई मेरा कार्यकाल खत्म हो जाए तभी हम सब अगले वाले के चुनाव कराएंगे, पहले इसका कार्यकाल खत्म हो जाए, है ना। तो पहले भाई इसका कार्यकाल खत्म हो जाए, हम तभी अगले वाले के चुनाव कराएंगे। तो भैया ऐसा नहीं होगा, ठीक है जी, ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अगले के चुनाव करा लिए जाएंगे, जिससे कि साहब इसका कार्यकाल खत्म हो और अगला जो चुन गया है उसको गद्दी पर बैठा दो। ठीक है जी, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति के चुनाव करा लिए जाएंगे। राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही, समाप्त होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति के चुनाव करा लिए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही भैया अगले वाले राष्ट्रपति के क्या करा लो, चुनाव करा लो। ये बात आर्टिकल 62 में कही। मतलब अब ऐसा नहीं करेंगे कि नहीं भाई पहले इसका कार्यकाल समाप्त होगा, पहले इसका कार्यकाल समाप्त हो जाने दो तब हम कराएंगे भैया अगले वाले के चुनाव। तो भाई ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा बच्चे? जिससे कि देखिए इसलिए नहीं होगा कि भाई उसका कार्यकाल खत्म हुआ, तो जैसे ही इसमें बोला भी गया आर्टिकल 56 में कि भाई वो पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, तो जैसे ही इसका 5 वर्ष पूरा हुआ तब तक अगला वाला का चुनाव पूरा संपन्न हो चुका होगा। ठीक है ना। कोई एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी अपनी प्रस्तुत कर चुका होगा, मतलब वो जीत चुका होगा। इधर इनका कार्यकाल खत्म हुआ, ठीक है, इनको जाने दो, उनको आने दो। बात समझ में आ रही है? तुम जाओ सनम और तुम आओ सनम, वो वाली बात है। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं बेटा, ये आर्टिकल 62 तक, ठीक है, मोटा मोटी आपका राष्ट्रपति था। 62 तक थे राष्ट्रपति। हालांकि राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 72 में भी है जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, लेकिन ये आर्टिकल 62 तक आपको याद हो गया होगा, आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, आर्टिकल 55 भी याद हुआ होगा। ठीक है, मैं 52 से चला हूं, 52, 53, 54 आपको याद हुए होंगे।
55, 56, 57, 58, 59, 60 याद हुए होगा। 61 बड़ा सिंपल है, 62 भी आपको याद हो गया होगा बेटा। अब हम चलते हैं आर्टिकल 63 पे। आर्टिकल 63, ठीक है। आर्टिकल 63 में बोला है कि साहब भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। बात समझ में आ रही है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब देखो बड़ी डिबेट हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में इस बात की डिबेट हुई कि साहब सब जानते थे कि हमारे यहाँ जो हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है, उसकी नॉमिनल इंपोर्टेंसी है, उसका नाम मात्र का महत्व है। और बेसिकली हमारे यहाँ हेड ऑफ स्टेट का नाम मात्र का महत्व है, तो ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। बात समझ में आ रही है? ये हमने कहां से लिया? ब्रिटेन के संविधान से, कि भाई हमारे यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट है उसका नाम मात्र का महत्व है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट है, बात समझ में आ रही है? हमारे यहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट है, जो राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति को जिस तरह से कार्यपालिका का प्रधान बनाया गया है, प्रमुख बनाया गया है आर्टिकल 53 में, तो वो अमेरिका से मिलता जुलता है। आगे चलते हैं। तो साहब हमारे यहाँ खुद राष्ट्रपति का नॉमिनल इंपोर्टेंस है, हमारे यहाँ खुद राष्ट्रपति का इतना ज्यादा कोई महत्व है नहीं। जब हमारे यहाँ खुद राष्ट्रपति का इतना ज्यादा महत्व नहीं है भाई, तो उपराष्ट्रपति के पद की क्या जरूरत थी? क्या ये हमारे संविधान पर, ठीक है, एक आर्थिक बोझ बढ़ाने जैसा नहीं है ना, कि जिसके पिताजी की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो उसका बेटा ही क्या करेगा? ये वो वाली बात भाई मतलब ठीक है, राष्ट्रपति की हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति का ही पद नाम मात्र का है, तो उपराष्ट्रपति को हमने भैया क्यों खामखा इस पद का हमने सृजन किया। तो संविधान निर्माता जो थे वो वास्तव में बेटा बड़े व्यवहारिक और सैद्धांतिक थे, दोनों ही, और दोनों चीजों को वो साथ साथ लेकर चलते थे, ठीक है, हैट्स ऑफ। तो उन्होंने ये कहा कि भाई बेशक राष्ट्रपति नाम मात्र का महत्व ये हम और आप जानते हैं, लेकिन है तो अल्टीमेटली राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट, देश का पहला नागरिक, कार्यपालिका की सारी शक्तियां उसके पास है, तीनों सेनाओं का प्रमुख है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है, ठीक है ना, राज्यों में इमरजेंसी लगाने का उसी का काम है, वित्तीय आपात की घोषणा करता है, बहुत सारी विवेकाधीन शक्तियां भी है उसको, ठीक है। स्पष्ट बहुमत ना होने पर वह किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है, जो किसी भी दल का नेता हो, उससे कह देता है बहुमत सिद्ध। फिर भी उसके बहुत सारे काम है, कहने का मतलब ये है, फिर भी बहुत सारे काम है। तो अगर मान के चलो भाई बेशक नाम मात्र का महत्व है उसका, लेकिन फिर भी उसके ऊपर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी बहुत सारी राइट्स और बहुत सारी ड्यूटी है। अगर मान के चलो इनकेस कि अपने पद पर रहते हुए उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए, है, अपने पद पर रहते हुए उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए बेटा, या फिर वो अपने पद से त्यागपत्र दे दे, या फिर वो स्वास्थ्य कारणों से, ठीक है ना, बीमार चल रहा हो, वो उपस्थित ना हो पा रहा हो, तो कोई एक ऐसा पद तो होना चाहिए, कोई एक ऐसा व्यक्ति तो होना चाहिए जो उसकी अनुपस्थिति में उसके पद को ग्रहण कर ले, है ना, कोई ऐसा तो एक हो कि उसके अनुपस्थिति में उसके पद को ग्रहण कर ले। इसलिए हमने उपराष्ट्रपति के पद का सृजन किया, लेकिन उपराष्ट्रपति के तौर पर उसका कोई कार्य नहीं है, ठीक है। जब तक वो उपराष्ट्रपति है तब तक उसका कोई कार्य नहीं है, उसके कार्य या तो तब है, ठीक है, जब राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे दे या राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तब है, ठीक है। तो अधिकतम उपराष्ट्रपति 6 महीने तक राष्ट्रपति बना रह सकता है, और तब वह राष्ट्रपति के सारे अधिकारों का, सारी की सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा, और जब तक वो राष्ट्रपति रहेगा तब तक उसको राष्ट्रपति के समान ही पेंशन, तब तक राष्ट्रपति के समान ही वेतन और भत्ता मिलेगा, माफ करना, तब तक राष्ट्रपति के समान ही वेतन भत्ता मिलेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, बात क्लियर है, ठीक है। मैं बस इतनी सी बात बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, बस आप ये मान के चलिए, ठीक है ना, किसी रिश्तेदार की शादी है, ठीक है, और तुम वहां पे पहुंच गए, किसी रिश्तेदार की शादी थी, आप वहां पे पहुंच गए, और उस रिश्तेदार की नजरों में आपका कोई महत्व नहीं है, कोई भी ना, उसे बिल्कुल खुशी हुई आपके आने से, देखो ऊपर से मन मन सोच हो रहा है कि लो एक थाली का खर्चा और बढ़ गया है। बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट्स में, जहाँ पे होटल में जो शादी होती है वहां पे पर थाली के हिसाब से होती है, जैसे एक थाली 1000 रुपए की है वहां पे, ठीक है। तो इस तरह का है कॉन्सेप्ट, तो वो ये सोच रहा होगा लो एक थाली का खर्चा और बढ़ गया, ठीक है। तो आप तो वहां पे पहुंचे, आपका कोई महत्व ही नहीं था, फिर भी आप वहां पे चले गए, ठीक है। तो आपको देख के कौन ही खुश हुआ होगा, लेकिन दिक्कत ये होगी कि आप तो गए, आप अपने परिवार को और ले गए, अपने बीवी बच्चों को और ले गए वहां पर। बात समझ में आ रही है? तो जब आपका ही कोई महत्व नहीं था, तो जो आपके बच्चे वहां पे गए हैं उनका क्या खाक महत्व तो होगा? वही बारी बात राष्ट्रपति की है, राष्ट्रपति का भारतीय राज व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में कोई महत्व तो है नहीं, तो उपराष्ट्रपति क्या कर लेगा यार? उपराष्ट्रपति ये पद क्यों? तो बेटा इस पद का काम एज अ उपराष्ट्रपति कुछ नहीं है, तुम्हारी कसम। या तो ये तब एक्टिव होगा, ये क्या है, ये एक ऐसा व्यक्ति है, या तो तब एक्टिव किया जाएगा
जब राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र दे दे या असमय वो हट जाए अपने पद से किसी भी कारणवश, तब वो एज अ राष्ट्रपति काम करेगा। और एज अ राष्ट्रपति वो राष्ट्रपति के सारे अधिकार और शक्तियों का प्रयोग करेगा, मतलब मजे लेगा। ठीक है, राष्ट्रपति के सारे अधिकार शक्तियों का प्रयोग करेगा, उसे राष्ट्रपति के समान सारी शक्तियां प्राप्त होंगी, इनफैक्ट उसको वेतन वगैरह भी राष्ट्रपति के समान ही मिलेगा। और ये तो हुआ पैसिव मोड, ठीक है, जब राष्ट्रपति हट जाए। और एक्टिव मोड में, ठीक है, उससे काम करवाया गया है, बेशक वो उपराष्ट्रपति है, लेकिन खामखा का वेतन नहीं देते, हम भारतीय हैं, हम खामखा का वेतन नहीं देते, तो इसलिए हमने उससे कहा कि तू रोजाना क्या करेगा, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी है। क्लियर है? तो आर्टिकल 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा ठीक है। और आप लिख लेना बच्चे यहां पर कि भाई उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका के संविधान से लिया, का पद अमेरिका के संविधान से लिया। संविधान से ढंग किया। ग्रहण किया है, ठीक है। तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा आर्टिकल 63 में, तो भैया जी यही है, बात समझ पा रही है। अब है आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति को काम दे देगा कि भाई खामखा का वेतन नहीं मिलेगा, ये भारत है, तो 64 बोलेगा कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। ठीक है, 64 बेटा क्या है, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति। अब पदेन सभापति का मतलब क्या हुआ, पदेन सभापति होता है ठीक है जी। अब पदेन सभापति का मतलब क्या है कि भाई वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति का मतलब ये है बच्चे कि वह राज्यसभा की नियमित बैठकों की, ठीक है, अध्यक्षता करता है, उनका संचालन संपादन वही करता है। अब चूंकि जी बेटा, ठीक है, अब चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं है बेटा। अब चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं है, इसलिए उसे राज्यसभा में वोट देने का अधिकार भी नहीं है। ठीक है जी, ये बात क्लियर कर लेना। ठीक है, चूंकि वह बेटा राज्यसभा का सदस्य नहीं है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है, ठीक है, इसलिए उसे राज्यसभा में वोट देने का अधिकार भी नहीं है, वोट भी देने का अधिकार नहीं। भाई सदस्य ही नहीं तो वोट देने का अधिकार नहीं, सदस्य ही नहीं तो वोट देने का अधिकार नहीं, उसे वोट देने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि वो सदस्य नहीं है तो बेटा उसको वोट देने का कोई भी किसी भी तरह का अधिकार नहीं है। उसे निर्णायक वोट देने का अधिकार है, वह डिसीजनल वोट कर सकता है, उसे निर्णायक वोट देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, लेकिन कब बेटा, जब मत बराबर हो, मत बराबर होने की स्थिति, ठीक है। तो मत बराबर होने की स्थिति में उसको निर्णायक वोट देने का अधिकार है। मतलब अगर मान के चलिए आधे वोट पक्ष में पड़े, आधे वोट विपक्ष में पड़े, ठीक है, तब वो वोट कर सकता है निर्णायक में। लो साहब ये रहा मेरा वोट, ठीक है, तो आधे पक्ष में आधे विपक्ष में, तब वो वोट कर सकता है कि ये मेरा निर्णायक वोट है। बात समझ में आ रही है जी? हाँ, उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है, बिल्कुल मिलता है बच्चे।
चलो बेटा, ठीक है। तो मत बराबर होने की स्थिति, मत बराबर होने की स्थिति। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। यहां तक कोई इशू नहीं रहा होगा, ठीक है बेटा। जी मेरे प्यारे बच्चे, इस स्थिति में ठीक है वो वोट कर सकता है, ठीक है। अब आर्टिकल 65 है, देखो बेटा 63 समझ में आ गया, 64 समझ में आ गया। अब आर्टिकल अगला 65 है। आर्टिकल 65 क्या कहता है? आर्टिकल 65 बोलता है भाई कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की ड्यूटीज को, ठीक है ना, बेसिकली फॉलो करता है या फिर ठीक है उसकी राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, ठीक है, उपराष्ट्रपति द्वारा ठीक है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ठीक है उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन, तो उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का बेटा निर्वहन, ठीक है। तो मतलब जब राष्ट्रपति अनुपस्थित है, त्याग पत्र दे दे, पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब जब राष्ट्रपति का पद खाली है तब उपराष्ट्रपति एज ए राष्ट्रपति कार्य करेगा। बात समझ पा रही है? और जब वो एज ए राष्ट्रपति कार्य करेगा तो खुद से लिखिए, लिखो पहला पॉइंट कि उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के पद को धारण कर सकता है। उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के पद को धारण कर सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के पद को धारण कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति की पद की रिक्ति का मतलब होता है कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाना, ठीक है। पद की रिक्ति का मतलब है पद का खाली हो जाना मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे बेसिकली कि राष्ट्रपति के ऑफिस का वॉइड हो जाना, खाली हो जाना। तो राष्ट्रपति की पद रिक्ति के 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति पद के चुनाव करा लिए जाएंगे, ठीक है, चुनाव करा लिए जाएंगे। राष्ट्रपति की पद की रिक्ति के 6 महीने के अंदर चुनाव करा लिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, जब वह एज ए राष्ट्रपति कार्य करेगा तो वह राज्यसभा के बैठक की अध्यक्षता नहीं करता। लिखो, जब वह राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है, जब वह राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है तब वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता और उसको राष्ट्रपति के समान ही वेतन भत्ता एवं सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी। उसको राष्ट्रपति के समान ही वेतन भत्ता एवं सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी। उसको राष्ट्रपति के समान ही वेतन भत्ता एवं सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी, ठीक है। और समस्त अधिकार राष्ट्रपति के समान होंगे, समस्त अधिकार राष्ट्रपति के समान होंगे। विकेश कुमार कह रहे हैं बोर्ड पर लिखा दो, खुद से भी लिख लो, बोर्ड पर लिखा दो। अभी तक 4 कमेंट आए हैं, 3 यही बोल रहे हैं सर बोर्ड पर लिख दो। देख लो, मतलब ऑनलाइन स्टडी ने तुमको इतना ज्यादा आलसी बना दिया है।
लिखो, ठीक है, लिखो खुद से, मैंने बता दिया, लिखो, ठीक है, आर्टिकल 65, ठीक है जी। तो 65 में क्या है बच्चे, 65 में यह है कि राष्ट्रपति द्वारा, सॉरी, उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, तो भैया उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कब बच्चे, ठीक है, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो, ठीक है। अब पद खाली जो होगा ये इमरजेंसी वैकेंसी होगी, इसको हम आकस्मिक रिक्ति कहेंगे, इमरजेंसी वैकेंसी, आकस्मिक रिक्ति, जैसे राष्ट्रपति, ठीक है ना, उसका त्याग पत्र हो जाए, वो मर जाए, इत्यादि इत्यादि, ठीक है, तो उसको हम आकस्मिक रिक्ति कहेंगे। तो इस समय बच्चे जो है ना, उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, ठीक है, एज ए प्रेसिडेंट काम करेगा, एज ए राष्ट्रपति कार्य करेगा, एज ए राष्ट्रपति कार्य करता है, ठीक है, उसको वेतन भत्ता राष्ट्रपति के समकक्ष मिलता है, राष्ट्रपति के समकक्ष मिलता है, ठीक है जी, राष्ट्रपति के समकक्ष वेतन भत्ता मिलता है, परंतु वो 6 माह से अधिक इस पद पर नहीं रह सकता 6 माह तक मजे ले सकता है ना, तो 6 माह से अधिक इस पद पर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, रह सकता, क्योंकि 6 माह के भीतर राष्ट्रपति के चुनाव करा लिए जाएंगे, 6 माह के अंदर राष्ट्रपति पद के चुनाव करा लिए जाएंगे, पद के चुनाव करा लिए जाएंगे, करा लिए जाएंगे। ठीक है बेटा, तो 6 माह के भीतर राष्ट्रपति पद के चुनाव क्या होंगे, करा लिए जाएंगे, और इस दौरान बेटा वह राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा, इस दौरान वह राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वह राष्ट्रपति है, ठीक है, अगर वह राष्ट्रपति है तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, नहीं करेगा। चलिए बेटा, राष्ट्रपति का वेतन राष्ट्रपति की सेवा शर्तों में आर्टिकल 59 में है, ठीक है, जो राष्ट्रपति के पद की सेवा शर्तें हैं वहीं पर उसका वेतन है, ठीक है जी। हालांकि बोर्ड पे लिखना नहीं चाहिए, ठीक है, टीचर को समझाना चाहिए, ठीक है, और बच्चों को खुद से लिखना चाहिए, जिससे कि बार बार उनके दिमाग में वो चीज रिकॉल होती रहे, ठीक है, बार बार रिकॉल होती रहे। लेकिन दिक्कत यही है, तुम लोग आलसी हो गए, और आज हमने आर्टिकल 65 तक पढ़ लिया, आपको आर्टिकल 65 तक याद हो गया होगा बहुत अच्छे से। ए यार अजय चौधरी, देखो इनका सवाल है, जब राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति हो और एग्जाम में राष्ट्रपति पूछा जाए, भाई कहां, कौन सा नशा करते हो यार, बेटा बताओ तो सही, सुबह सुबह ये कौन सी बात है, जब उपराष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति पूछा जाए और वो, अरे यार क्या मतलब यार, राष्ट्रपति पूछा जाएगा एग्जाम में तो राष्ट्रपति का लिखोगे, उपराष्ट्रपति पूछा जाएगा उपराष्ट्रपति लिखोगे, सिंपल सी बात है यार। चलो ठीक है, थैंक यू बच्चों, ठीक है। चलिए, फिर राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा, उपसभापति भी होता है बेटा राज्यसभा में, तो वहां पर उपसभापति करेगा, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा में एक उपसभापति नाम का भी कैरेक्टर होता है, उसका काम यही होता है कि जब सभापति ना हो तब वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करे,
चलो ठीक है। और वो बच्चा कौन सा था वो, ठीक है, ठीक है, ये बस केवल मजाक था, ठीक है ना, इसे दिल पे मत लेना, ये मत सोचना कि सर ने ऐसा बोल दिया, ठीक है, ये बस मजाक था बेटा, कोई बात नहीं, आप प्रश्न पूछो, ठीक है, लेकिन प्रश्न रीजनेबल हो, है ना। अब जैसे एक बच्चे ने वेतन का पूछा, मैंने बता दिया, रीजनेबल प्रश्न था उसका, राष्ट्रपति की सेवा शर्तों में ही उसका वेतन आता है, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो, तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जबरदस्त रहो, ठीक है बाबू, खुश रहो, खूब अच्छे से पढ़ो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, और ठीक है, पढ़ने के लिए ना कोई अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती यार, पढ़ाई यूं ही हो जाती है। तुमने क्या पढ़ाई को ऐसे जोड़ दिया है कि जैसे पढ़ने के लिए अलग से हमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे, पढ़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होगी। जब भूख लगती है तो कोई मोटिवेशन काम करता है, भूख लग रही है तो लग रही है, फिर खाना खाना है, ठीक है, ऐसे ही पढ़ने की भी भूख होनी चाहिए, पढ़ना है तो पढ़ना है, उसमें क्या मोटिवेशन, ठीक है, पढ़ा करो।